फ्रेंड्स, मैं मंजीत कौर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। कल हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी शुरू की थी, थॉर्नडाइक की थ्योरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर। तो कल हमने वीडियो के लास्ट में लॉ ऑफ लर्निंग पढ़े थे, जिसे हिंदी में कहते हैं सीखने के नियम। और हमने जैसे जाना था कि लॉ ऑफ लर्निंग दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हमने कल प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़े थे, जिनमें पहला था लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसे हिंदी में कहेंगे तत्परता का नियम। तो हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी, एक एक दो लाइनों से। तो तत्परता का नियम कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए या करने के लिए तत्पर है, रेडी है या तैयार है, तो उसे वह कार्य करने दे, उसे कार्य सिखाए। यदि वह ऐसी स्थिति में कार्य करेगा या कुछ नई चीज सीखेगा तो उसे खुशी मिलेगी, संतोष की अनुभूति होगी। और अगर वह कार्य करना चाहता है या सीखना चाहता है, सीखने के लिए वह रेडी है, लेकिन उसे कार्य नहीं करने दिया जाए तो उसमें चिढ़ उत्पन्न होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसलिए यह नियम कहता है, और हाँ, हम किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते। यह नियम यह भी कहता है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई काम सिखाया जाता है या कोई काम करवाया जाता है तो भी उसमें झिझक उत्पन्न होगी, चिढ़ उत्पन्न होगी। तो यह कहता है कि जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार हो, तत्पर हो, तभी उसे कुछ सिखाया जाए, तभी उसे कार्य करने दिया जाए। दूसरा हमने नियम पढ़ा था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम इन तीनों लॉ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉ था, जो कहता था कि व्यक्ति किसी कार्य को संतोष यानी कि खुशी के आधार पर करता है। यदि किसी कार्य को करने पर उसे संतोष मिलता है, उसे खुशी मिलती है या उसको प्रेज मिलती है, जैसे कुछ इनाम मिल गया, फिर कुछ और मान सम्मान, मतलब कुछ भी ऐसी बात है जिससे उसे संतोष मिला है, तो वह उस कार्य को दोबारा करेगा। लेकिन किसी कार्य को करने के बाद यदि उसे खुशी नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, तो वह उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा गया है। इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहा गया है कि किसी कार्य को करने के बाद उसे संतोष होगा या नहीं, यही निर्धारित करेगा उसे आगे इस कार्य को करने के लिए। और तीसरा हमने इसका लॉ देखा था लॉ ऑफ प्रैक्टिस, हिंदी में इसे कहेंगे अभ्यास का नियम। यह नियम कहता है कि यदि किसी कार्य को बार बार किया जाए तो वह कार्य पक्का हो जाता है, उस कार्य को हम सीख जाते हैं। लेकिन यदि किसी कार्य को हम बार बार नहीं करते तो वह कार्य भूल जाते हैं, उस कार्य को हम भूल जाते हैं और वह हमें याद नहीं रहता। तो जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रैक्टिस से कैसे पक्का होता था। तो याद कीजिए, प्राइमरी स्कूल में जब आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी तो टीचर आपको दोबारा वही स्पेलिंग 10 बार या 15 बार लिखने के लिए बोलती थी और हम लिख के जाते थे। तो 10 बार 15 बार लिखने के बाद क्या आप वो स्पेलिंग भूलते थे? नहीं, हम वो स्पेलिंग सीख जाते थे, वो हमारी स्पेलिंग पक्की हो जाती थी और अभी भी हमें वो स्पेलिंग याद होती है। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है पहाड़ों में, यानी कि टेबल में। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को टेबल बार बार दोहराए जाते हैं, लगभग डेली उनसे भुलवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, जिससे कि उनको टेबल पक्के हो जाते हैं। तो ये थे हमारे प्राइमरी लॉ, जिसमें हमने 3 पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक नियम, या फिर इन्हें हम कहते हैं सबॉर्डिनेट लॉ। तो सबॉर्डिनेट लॉ कहीं पर इनकी संख्या कुछ फिक्स नहीं है, मतलब इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये कितने हैं, निर्धारित 3 है, 5 है या फिर 7 हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ते हैं, तो पहला हमारा है इसका सेकेंडरी का प्रिंसिपल, मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स, जिसे हिंदी में कहेंगे बहुक्रिया, हिंदी में कहेंगे बहुक्रिया। तो यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि किसी भी
सीखने की सिचुएशन में प्राणी बहुत सारे रिस्पॉन्स करता है। कोई भी सिचुएशन होती है तो उसमें इंसान व्यक्ति बहुत सारे रिस्पॉन्स करता है। जैसे बिल्ली ने किया था, उसमें वह भूखी थी, उसे खाना चाहिए था, तो उसने बहुत सारे रिस्पॉन्स दिए। कुछ यूजलेस थे, कुछ यूज वाले थे। तो यूजलेस जैसे हाथ पैर मारना, और जो यूज वाला था उसका जो उसे अच्छा मतलब उसके काम आया वो था उसने उस बटन को दबाया जिससे उसे खाना मिला। तो यह प्रिंसिपल कहता है कि इंसान बहुत सारी क्रिया करता है, बहुत से रिस्पॉन्स देता है एक सिचुएशन में, लेकिन वह उन रिस्पॉन्स में से केवल आखिर में उसी को सीख जाता है जो वह उसके काम आया, जो उसके काम आया। जैसे बिल्ली ने बाद में हाथ पैर मारना उसने छोड़ दिया, उसने सीधा फिर क्या किया, बटन दबाना याद रखा। यह वह सीख गई थी कि बटन दबाने से अब उसे खाना मिलेगा। तो यह नियम कहता है कि बहुत सारी क्रियाएं करेगा सिचुएशन में, जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है या प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे हम रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स, बहुत सी क्रियाएं करते हैं, जिनमें हम सिर्फ उनको याद रखते हैं जो हमारे काम आई, सिर्फ उन्हीं को हम सीख जाते हैं, उन्हीं को हम पक्का कर लेते हैं, उन्हीं को हम सीख जाते हैं, ताकि आगे आने वाली सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो ये हमारे काम आ सके। तो ये चीज हम सीख जाते हैं जो हमारे काम आई। नेक्स्ट हमारा इसका प्रिंसिपल है सेट और एटीट्यूड, जिसे हिंदी में कहेंगे तत्परता या मनोवृत्ति। तो यह प्रिंसिपल क्या कहता है? यह प्रिंसिपल कहता है कि तत्परता और मनोवृत्ति यह निर्धारित करती हैं या फिर यह डिसाइड करती हैं कि व्यक्ति कौन सी अनुक्रिया को करेगा या कौन सी काम को करेगा, कौन से काम को नहीं करेगा। कैसे, वो देखिए। यह डिसाइड कैसे करेगा कि एक व्यक्ति किस अनुक्रिया को करेगा, किसको नहीं करेगा। तो यह डिपेंड करता है कि किसी काम को करने से हमें खुशी मिली, संतोष मिला या फिर संतुष्टि मिली, तो उस कार्य को ऑब्वियसली हम बार बार करेंगे ही। और किसी कार्य से अगर हमें खुशी नहीं मिली, हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो हम क्या उसके प्रति हमारे एटीट्यूड, हमारी इच्छा होगी दोबारा करने की? नहीं होगी। तो यह नियम यही कहता है, अगर किसी कार्य को करने से हमें खुशी नहीं मिलती, रिजल्ट अच्छे नहीं होते, तो हम उस कार्य को आगे कंटिन्यू नहीं रखते, हम उस कार्य को आगे नहीं करते। तो ये था हमारा सेकंड नियम, जिसे हिंदी में कहते हैं तत्परता और मनोवृत्ति। और थर्ड हमारा यहाँ पर है, थर्ड प्रिंसिपल है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। इसे हिंदी में कहेंगे तत्व प्रबलता, हिंदी में कहेंगे तत्व प्रबलता। तो यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी भी सिचुएशन में, जो भी हमारे आगे सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन में बहुत सारे तत्व, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे बहुत सारे हम रिस्पॉन्स देते हैं, वैसे ही बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्व या बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे फेवर में होते हैं, हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं, सुसंगत होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स हमारे लिए इरेलेवेंट होते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते, असुसंगत होते हैं। तो ये दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम सिचुएशन में बाद में हमें जब पता चल जाता है कि ये एलिमेंट्स हमारे काम के हैं, ये सार्थक हैं, ये तत्व हमारे काम आने वाले हैं, तो हम उन तत्वों को रख लेते हैं या फिर उन्हें यूज में ले लेते हैं।
क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो रेलेवेंट है, हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, हमें हेल्प करेंगे उस सिचुएशन से निकलने में। तो यहाँ मतलब है कि हम छांट लेते हैं कि कौन से तत्व हमारे लिए सही है और कौन से तत्व हमारे लिए सही नहीं है। तो यह नियम कहता है तत्व प्रबलता। तत्व प्रबलता का मतलब यही है कि कौन सा नियम स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा हमारे लिए तत्व, जो रेलेवेंट होगा, जो हमारे काम आएगा। तो कैसे कैसे होते हैं इसमें? रेलेवेंट और इरेलेवेंट। रेलेवेंट और इरेलेवेंट दोनों तरह के होते हैं। इरेलेवेंट, इन्हें हिंदी में कहेंगे सुसंगत और असुसंगत, यानी कि कुछ हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कुछ हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना हो वो। तो हम इन्हें रखते हैं, सुसंगत को ही हम यूज में लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे काम होने वाले होते हैं। फोर्थ है हमारा रिस्पॉन्स बाय सिमिलरिटी और एनालॉगी। सिमिलरिटी और एनालॉगी, इसे हिंदी में कहेंगे सादृश्य अनुक्रिया। हिंदी में कहेंगे सादृश्य अनुक्रिया। तो यह नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि किसी एक व्यक्ति के सामने कोई नई सिचुएशन आई है, कुछ नई सिचुएशन आई है या फिर नई प्रॉब्लम वह फेस करने लगा, उसके सामने कोई नई प्रॉब्लम आई है, तो वह उस प्रॉब्लम को पहले देखेगा कि कैसे प्रॉब्लम है। अगर उससे रिलेटेड उसने पहले कोई ऐसी ही प्रॉब्लम फेस की है, सामने उसके आई है पहले, और उसने सॉल्यूशन किया है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, समाधान किया है, तो उसे अगर लगेगा कि यह सिचुएशन भी वैसी ही है, यह प्रॉब्लम भी वैसी है जैसे उसने पहले हैंडल की थी, तो वह इस सिचुएशन को बिल्कुल वैसे ही अपने एक्सपीरियंस से हैंडल कर लेगा जैसे उसने पास्ट में उसे हैंडल किया था। तो यह यही कहता है कि अगर हमारे जीवन में नई कुछ सिमिलैरिटी वाली सिचुएशन आ जाती है, कुछ नवीन ऐसे प्रेजेंट में हमारी सिचुएशन आ गई है जो पहले से मिलती जुलती है, कुछ सिमिलैरिटी रखती है, तो हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से इस नई सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे निकल जाते हैं। तो यह नियम यही कहता है कि किसी नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करेगा इंसान जैसा कि उसने पिछली सिचुएशन में अनुभव किया था, और जैसा उसने उस स्थिति से सीखा था वह वैसा ही यहाँ पर अपनी अनुक्रिया देगा, यानी कि सिमिलरिटी, सेम रिस्पॉन्स देगा जैसा उसने पिछली सिचुएशन में दिया था। तो यह था हमारा फोर्थ, रिस्पॉन्स बाय सिमिलरिटी और एनालॉगी, यानी कि सादृश्य अनुक्रिया, सेम रिस्पॉन्स देगा जैसा वह पहले सीख चुका है, पहले सीखा हुआ, यानी कि नवीन ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़ना, दोनों को एक जैसा करना, आत्मसात करना। फिफ्थ है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे सहचार्यात्मक स्थानांतरण। एसोसिएटिव शिफ्टिंग या हिंदी में कहेंगे सहचार्यात्मक स्थानांतरण। यह नियम कहता है कि कोई भी अनुक्रिया जिसके करने की क्षमता किसी व्यक्ति में है, मतलब जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स हमें देना है, अगर उसको करने की क्षमता, उसमें करने के पोटेंशियल हमारे अंदर है, तो हम उस नए उद्दीपक से, नए स्टिमुलस से भी हम वैसे ही रिस्पॉन्स उत्पन्न कर लेंगे। कैसे? जैसे कि हमारे देखिए पेवलोव ने किया था।
पेवलोव ने क्या किया था, फूड से अगर कुत्ते को लार आ रही है, सलाइवेशन हो रहा है, तो अब पेवलोव ने क्या किया था, वही रिस्पॉन्स उन्होंने बेल से भी वही रिस्पॉन्स निकाला जैसा कि उन्होंने निकाला था फूड से, लेकिन फूड तो वहां पर अनकंडीशन था। और फिर उन्होंने बेल को साथ जोड़कर कंडीशन स्टिमुलस से भी वही रिस्पॉन्स प्राप्त किया जो उन्होंने फूड से प्राप्त किया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने संबंध सहचार्य स्थापित करके बेल और खाने में उस रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर दिया बेल पर, कि बेल से भी हमारा वही रिस्पॉन्स निकलेगा। तो यह यही कहता है कि क्षमता को शिफ्ट कर देते, हम नए उद्दीपक से भी वही रिस्पॉन्स निकाल लेंगे, वही अनुक्रिया करेंगे जो हमने पहले वाले से की थी, यानी कि एसोसिएटिव शिफ्टिंग हम शिफ्ट कर देते हैं। इससे हम यह भी कह सकते हैं कि सेम परिस्थितियों में हम एक जैसे मतलब हेल्प ले लेंगे, पीछे वाली सिचुएशन से हेल्प मिल जाती है हमें। अब एक दो और हम देख लेते हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं हमें पढ़ने के लिए मिल जाता है। वैसे तो ये 5 ही मेन होते हैं इसमें, लेकिन एक दो और देख लेते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ रिसेंसी। यह वर्ड रिसेंट से निकला है, यानी कि जो हमने अभी अभी किया है, आखिर में किया है, आखिर में या अभी अभी किया हो। यह नियम कहता है कि वह कार्य जो हमने बिल्कुल ही अभी अभी किया है, अभी अभी खत्म किया है, लास्ट में किया है, वह हमें बहुत याद रहता है, अधिक याद रहता है। जैसे एग्जाम से पहले, मान लीजिए एग्जाम से पहले हम अपनी रिवीजन करते हैं, तो हमें वह रिवीजन, एग्जाम से पहले वाली रिवीजन हमें ज्यादा याद रहती है जो हमने साल भर पढ़ा हो। तो इसलिए कहा जाता है कि साल भर जो आपने पढ़ा है एक बार, तो एग्जाम से पहले आप उसे एक बार और पढ़ लें, ताकि आपको अपनी जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, अपनी तैयारी की है, वो पक्की हो जाए। तो यही कहता है कि जो लास्ट में पढ़ा हो, जो कार्य लास्ट में किया जाता है, वह अधिक याद रहता है, वह अधिक याद रहता है, उसे भूलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो यह था हमारा लॉ ऑफ रिसेंसी, यानी कि जो काम हमने आखिर में किया है वह हमें ज्यादा याद रहता है। तो हमारा लास्ट एंड 7th लॉ है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि यह डिसाइड करता है कि यह स्टिमुलस डिसाइड करता है कि हम उसे कितना अधिक, मतलब कितना जल्दी सीखेंगे। कैसे? स्टिमुलस की उत्तेजना, इंटेंसिटी होता है उत्तेजना कि मतलब वह स्टिमुलस हम पे कैसे प्रभाव डालता है, कितनी उसकी कितना वह हमें उत्तेजित करता है, यही निर्धारित करता है कि हम कितना सीखेंगे, कितना अच्छा सीखेंगे या कितना नहीं सीखेंगे। तो यह कहता है कि यदि स्टिमुलस की उत्तेजना, यानी कि उद्दीपक की उत्तेजना जितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी, स्टिमुलस जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही रिस्पॉन्स, यानी कि जो उसके प्रति हम अनुक्रिया देंगे, उतनी ही वह स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए, जैसे कि स्टिमुलस, यानी कि एग्जाम्पल इसका लेके चलते हैं कि एग्जाम में हमारी टीचर हमारा एक टेस्ट ले रही है और उसने कहा है कि जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसे एक चॉकलेट मिलेगी। तो चॉकलेट बच्चों के लिए काफी इफेक्टिव होती है, हम बड़ों के लिए तो चलो मान लीजिए काफी इफेक्टिव नहीं होगी, हमें इतनी अच्छी पसंद नहीं होती, बहुत कम ही लोगों को अच्छी लगती है इतने बड़े हो जाने पर, लेकिन बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। तो उनके लिए प्राइज रख दिया चॉकलेट, कि आपको एक चॉकलेट मिलेगी जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो हाईएस्ट स्कोर लेगा। तो चॉकलेट यहाँ पर उन्हें बहुत पसंद है, उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, मतलब एक दूसरे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही देखिए यहाँ पर स्टिमुलस हुआ चॉकलेट,
चॉकलेट स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, उसकी उत्तेजना, उसने बच्चों को काफी उत्तेजित कर दिया, काफी एक्साइटमेंट में हो गए हैं बच्चे अब, तो इसलिए अब वो काफी अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो स्टिमुलस हुआ चॉकलेट, चॉकलेट से रिस्पॉन्स उन्होंने क्या दिया, अच्छी तैयारी करी, काफी मेहनत करी और अच्छे स्कोर लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हुआ तभी तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स उनको मिला। तो यह था हमारा लॉ ऑफ इंटेंसिटी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा हमारा रिस्पॉन्स। यह थे हमारे थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ लर्निंग के सेकेंडरी या सबऑर्डिनेट लॉ। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थॉर्नडाइक की थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर समरी क्या है। समरी देख लेते हैं, समरी क्या है इनकी, या फिर कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं हम इनको, या विशेषता। तो इनकी क्या है, पहला क्या कहता है कि सीखना क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि सीखना क्रमिक प्रक्रिया है, बच्चों को एक क्रम से ही सिखाया जाता है, क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे क्रमिक कैसे है, पहले हम इस जनरल यानी कि पहले सामान्य स्टेप बच्चे को सिखाएंगे, सामान्य से फिर और मुश्किल होते हुए स्पेसिफिक पर पहुंचेंगे। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है, बच्चे को पहले हम आसान चीजें सिखाएंगे, उसके बाद हम उसे मुश्किल चीजों की ओर लेके जाएंगे, यानी कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। सेकंड क्या कहता है कि सीखने के लिए, कुछ भी कार्य, नया कार्य सीखने के लिए हमें मोटिवेशन की हमें बहुत जरूरत होती है, मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। तो यह नियम कहता है सीखने के मोटिवेशन मस्ट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जैसा कि हमारा नियम था लॉ ऑफ लर्निंग में, प्राइमरी लॉ में रेडीनेस, वह यही कहता है कि हमें मोटिवेशन, हमें देखना है पहले बच्चे का कि वह मोटिवेट है या नहीं, यानी सीखने के लिए मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है। थर्ड कहता है पॉइंट, सीखने वाला, जो भी हमारा लर्नर होता है, सीखने वाला पहले हो सकता है रैंडम, मतलब कोई भी कैसा भी रिस्पॉन्स दे सकता है, रैंडम प्लस रेलेवेंट रिस्पॉन्स, रैंडम या वेरिएबल रिस्पॉन्स देगा स्टार्टिंग में। जैसे कि बिल्ली ने दिया था हाथ पैर मारना, कुछ भी उसने रिस्पॉन्स दिया था, तो हो सकता है शुरू में हमें वैसे रिस्पॉन्स ना मिले जैसे कि हम चाहते हैं। और फोर्थ पॉइंट कहता है कुछ रिस्पॉन्स जो होते हैं, मतलब देखिए कुछ ऐसे रिस्पॉन्स थे जो कि उसके गोल की तरफ उसे नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स या अनुक्रिया होती हैं जो हमें गोल यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाती हैं, लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। और कुछ ऐसे गोल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं रिस्पॉन्स जो हमें लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जाते, जैसे यूजलेस हाथ पैर मारना, वैसे ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो हमें गोल की तरफ नहीं लेके जाते, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स हमें गोल तक पहुंचा देते हैं। जैसे गोल तक पहुंचाना, बिल्ली का गोल क्या था, खाना प्राप्त करना, तो उसने बटन दबाया तो उसे खाना मिला, यानी कि उसने अपना गोल अचीव कर लिया, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स उसके ऐसे थे जो उसे गोल से दूर कर रहे थे, तो वो कैसे रिस्पॉन्स थे, कैसी अनुक्रियाएं थी, हाथ पैर मारना, कमरे में अपने जो बॉक्स था उसमें इधर उधर घूमना, यह थे उसके ऐसे रिस्पॉन्स जो उसे गोल की तरफ नहीं लेके जा रहे थे। फिफ्थ हम पॉइंट करते हैं कि जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी त्रुटियां करने की या फिर गलतियों की संख्या घटेगी। यह क्या कहता है नियम, थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या कहती है, जैसे जैसे प्रयासों की संख्या यानी कि ट्रायल, जैसे जैसे हम ट्रायल लेते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे ट्रायल की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी गलती करने की संख्या भी कम होती जाएगी। यानी कि देखो उल्टा है, ट्रायल बढ़ेंगे, गलतियां कम होगी।
और जैसे जैसे ट्रायल बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें वैसे वैसे हमें अपने रिस्पॉन्स में सेटिस्फैक्शन मिलती जाएगी, क्योंकि गलतियां खत्म हो रही हैं। देखिए गलतियां कम हो रही है तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती जाएगी, बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? हम सेटिस्फाइड होते जाएंगे और हमें सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। जैसे जैसे ट्रायल बढ़ेंगे वैसे वैसे सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स भी बढ़ेंगे। तो यह थे हमारे थॉर्नडाइक की थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक या समरी। तो हम अब देख लेते हैं कि एजुकेशन में इनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, या फिर कैसे देखा जाता है एजुकेशन में इनकी थ्योरी को। एजुकेशन में यूज कह सकते हैं, या एजुकेशन में कैसे अप्लाई किया जाता है थॉर्नडाइक की थ्योरी को। तो पहला नियम हमारा था रेडीनेस, यानी कि जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो, जब बच्चा सीखने के लिए तैयार हो तभी उसे सिखाया जाए। और सेकंड क्या कहता है? बच्चे की पुरानी नॉलेज या ज्ञान को जानकर, यानी कि उसके स्तर को पहले हम जान लें कि उसका स्तर कितना है, ज्ञान को या स्तर को, या इंग्लिश में कह सकते हैं हम लेवल को जानकर उसे नया ज्ञान दिया जाए, या फिर नई जानकारी, नया ज्ञान उसको जानकारी दी जाए। यानी कि पहले देखा जाए कि बच्चे का लेवल कितना है, जो पिछला लेसन उसने पढ़ा था उस लेसन में उसे कितना समझ में आया है, कितना उसे अब समझ में आ चुका है, कितना याद है उसे, उतना जानकर, यानी कि प्रीवियस जो आपने क्लास ली है उस क्लासेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछकर हम जान लेंगे कि बच्चे को कितना याद है और कितना उसे समझ में आया है। क्योंकि कई बार ये होता है, अगर हमें नहीं पता होता कि बच्चे को समझ में आया है नहीं आया है, और हम अगला लेसन शुरू कर लेते हैं, तो बच्चे के वो जो पिछला जो बेस बना था वो भूल जाएगा। और अगर हम चेक कर लेंगे एक बार कि बच्चे को पिछला समझ आ गया है, तो हम उन दोनों को रिलेट करके नया लेसन शुरू कर सकते हैं। यानी कि एक लेसन पिछले लेसन से जोड़कर ही शुरू किया जाए। तो यह थे हमारे इनके कि बच्चे कैसे यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या कहता है, बच्चे का मोटिवेशन लेवल चेक किया जाए, बच्चे को मोटिवेट किया जाए सीखने के लिए, मोटिवेट किया जाए लर्नर को सीखने के लिए। और इस तरह से अगर बच्चे को मोटिवेट करेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और उसमें काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो यह थी हमारी थ्योरी। और इसमें एक और हम देखेंगे पॉइंट, एक और, कि हमें यह देखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में हमें जानना है, बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में हमें जानना है कि बच्चे की रुचि कहाँ पे है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि जिनकी रुचि पढ़ाई में नहीं होती लेकिन वह खेल कूद में अच्छे होते हैं, तो हमें उन्हें जैसी उनकी रुचि है, जैसी उनकी इच्छा है, जैसे उनके इंटरेस्ट हैं, उनको जानकर हम उन बच्चे को उसी फील्ड में लगाएं, वहीं उनको पढ़ाएं, वैसे ही समय में पढ़ाएंगे तो बच्चा काफी इम्प्रूवमेंट होगा बच्चे के अंदर। तो यह थी हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको इस वीडियो से पहले वाले वीडियो के लिंक चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।